नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम बात करेंगे आज भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं को लेकर। मैंने एक बात मैं बता रहा हूँ कि अगर भारतीय संविधान की सिर्फ विशेषताएं अगर सिलेबस में है तो सिर्फ हमें यहाँ पे संविधान की विशेषताओं को पढ़ना है। अगर संविधान निर्माण या संविधान सभा का जिक्र किया गया है सिलेबस में तो फिर हमें संविधान के निर्माण की पूरी प्रक्रिया को पढ़ना होगा, उसके बाद विशेषताएं पढ़ने की आवश्यकता होती है। तो टॉपिक जो हमारा है, हेडलाइन इस प्रकार से आप लिख लें। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक तो हम बात जनरली कर लेते हैं कि एक तो संविधान क्या होता है। तो यहाँ पे हमें ये जानना जरूरी है कि संविधान जो है वो क्या होता है। देखिए, उसके बाद एक एक करके हम सारी विशेषताएं पढ़ेंगे। देखिए, इसमें हम एक चीज और भी करेंगे कि संविधान की जब विशेषताएं पढ़ेंगे तो इसके अंदर हम संविधान के लगभग प्रत्येक भाग के बारे में सामान्य जानकारी हमें होना चाहिए। जैसे हम बात करें कि मूल अधिकार है तो मूल अधिकार की बेसिक डिटेल हमें पता होनी चाहिए कि मूल अधिकार संविधान के कौन से भाग में कहां से लिए गए हैं और किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य रूप से इनकी संख्या कितनी है, आरंभ में कितनी थी, अब कितनी है, कौन सा हटाया गया, किस संशोधन के द्वारा हटाया गया। ये संविधान की विशेषताओं से इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, उद्देशिका के बारे में, मूल कर्तव्य के बारे में बेसिक सवाल आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि संविधान की विशेषताओं में ये सारी बातें शामिल होती हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि जैसे संविधान क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखना होगा, क्योंकि मुझे याद है कि आरएस 2016 में हालांकि मेंस का पेपर था तो मेंस के अंदर सिलेबस दिया हुआ था भारतीय संविधान की विशेषताएं, और हमें पूछा गया था 20 शब्दों में कि संविधान किसे कहते हैं। तो मैंने कहा कि यहां से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, सबसे पहली बात देखिए, संविधान का मतलब होता है कि एक ऐसा दस्तावेज, सामान्य भाषा में, जिसके अनुसार किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन हो। अब शासन व्यवस्था का संचालन हो, इसमें इस बात को ऐसे समझें कि शासन व्यवस्था में ये हो जाएगा कि सरकार को संविधान सीमित करता है। सरकार की, मैंने कहा, दायरे है वो फिक्स कर सकता है, व्यक्ति के अधिकारों की बात कर सकता है, व्यक्ति के अधिकारों की गारंटी की संविधान बात कर सकता है, सरकार का निर्माण किस प्रकार से होगा, सरकार किस प्रकार से कार्य करेगी, ये सारी बातें किसके अंदर उल्लिखित होती है, संविधान के अंदर होती हैं। और संविधान सभा की अगर बात करें तो संविधान सभा क्या होती है? संविधान सभा होती है जो संविधान के निर्माण से लेकर क्रियान्वयन तक का कार्य करती है। एक बात ध्यान में रखें, संविधान सभा सिर्फ संविधान निर्माण करने का काम नहीं करती है, संविधान का निर्माण भी करती है और संविधान को लागू करने का कार्य भी करती है। जैसा कि भारत में भारतीय संविधान सभा ने ही संविधान का निर्माण किया और संविधान को लागू करने का कार्य किया। तो किसी देश के संविधान का निर्माण
तथा उसका क्रियान्वयन। अब एक बार क्रियान्वयन कर देगी, लागू कर देगी, उसके बाद भी सरकारें देखेगी कि उसका पालना हो रही है या नहीं पालना हो रही है। ये सरकार के अंगों का कार्य होता है। तो इस प्रकार से ये हो जाता है। अब संविधान देखिए कि संविधान का मैंने कहा कि जरूरी नहीं हो कि संविधान लिखित हो। संविधान लिखित भी हो सकता है, संविधान अलिखित भी हो सकता है। अब हम भारत के संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे तो हमें संविधान के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम बात करें कि भारत का संविधान जो है वो किस प्रकार का है, तो आप लोग देख सकते हैं भारत का संविधान लिखित है या अलिखित है, ये तो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। तो हम बात करते हैं हमारे संविधान की जो पहली विशेषता है कि लिखित और विश्व का सबसे विशाल संविधान। तो पहली विशेषता को अगर हम देखें भारत का संविधान में अगर देखें तो विश्व का सबसे विशाल व लिखित संविधान। तो मैंने अभी एक बात बताई कि संविधान लिखित भी हो सकता है, संविधान अलिखित भी हो सकता है। तो संविधान अलिखित का मतलब ये हो गया कि आप समझिए कि मैंने कहा कि संविधान लिखित भी हो सकता है, अलिखित का मतलब ये होता है कि जैसे ब्रिटेन का संविधान एक अलिखित संविधान है। देखिए एक बात क्लियर है कि कोई भी संविधान न तो पूर्ण रूप से लिखित हो सकता है और न पूर्ण रूप से अलिखित हो सकता है। कुछ न कुछ बातें हर संविधान के लिखित में होती है। अगर ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान की श्रेणी में है तो इस बात को ऐसे समझे कि कुछ बातें वहां पे भी लिखी हुई है, लेकिन ऑलमोस्ट मतलब बातें जो है, मुख्यतः बातें जो है वो अलिखित में वहां है। लेकिन भारत की बातें करें तो भारत की बात जो है यहाँ पर बिल्कुल लिखित में बातें हैं। लिखित का मतलब ये होता है कि जिसको एक संविधान सभा, जिसे संविधान सभा निश्चित समय में लिखे। ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे उसका विकास हो, उसको विकसित संविधान कहते हैं। विकसित नहीं है, हमारे यहाँ पर निर्मित संविधान है, एकदम उसका निर्माण किया गया है। विकसित होता है जो सदियों में धीरे धीरे बनता है। अलिखित संविधान मुख्यतः क्या होते हैं? अलिखित संविधान विकसित संविधान होते हैं जिनका धीरे धीरे परंपराओं के साथ विकास होता है। लेकिन हमारे यहाँ पर जो है वो निर्मित संविधान है, लिखित संविधान है। एक निश्चित समय सीमा में, हम कहते हैं 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारी संविधान सभा ने संविधान को लिखने का कार्य किया। तो इसका मतलब संविधान किस प्रकार का हो गया? लिखित हो गया, बिल्कुल लिखा गया, उसके ऊपर चित्रकारी की गई। हम आगे बात भी करेंगे कि संविधान पर किस प्रकार से चित्रकारी की गई। अब एक बात है कि विश्व का सबसे विशाल संविधान है। ये बात तो हमने कह दी कि हमारा संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है, लेकिन इस बात को हमें प्रूफ करनी होती है। हम विश्व के अगर मुख्य देशों की अगर बात करें कि वहां पर आर्टिकल की संख्या किस प्रकार से है, तो अगर हम बात करें कि वे विश्व की सबसे महाशक्ति जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। तो यूएसए के संविधान की अगर हम बात करें तो यूएसए के संविधान में आर्टिकल की संख्या महज कितनी है? 7 है। 7 आर्टिकल है और कोई ज्यादा बड़े नहीं है, 4-5 पन्नों में 10 पन्नों में लिखे हुए हैं। अगर आप बुक स्टॉल पे जाते हैं और कहते हैं कि हमें अमेरिका का संविधान पढ़ना है, तो मुझे लगता है आप खड़े खड़े पढ़ के आप फोन में फोटो लेके आ सकते हैं, किताब लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें कि भारत का संविधान, बुक स्टॉल पे जाओगे आपसे को कम से कम 30-40 किताबें वो दिखाएगा कि भारतीय संविधान लेना है, कौन सी लेनी है। ओरिजिनल तो बेयर एक्ट है, लेकिन और भी कई किताबें आ गई मॉडिफाई करके, दुनिया भर की किताबें मैंने कहा फैक्ट डाल के दे दी। तो दूसरी बात अगर हम बात करें कि कनाडा 147 आर्टिकल, कितने? 100। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 128।
अगर चीन की बात करें 138, ये आर्टिकलों की संख्या है विश्व के देशों की। अब मैंने कहा कि अगर हम बात करें कि भारत के संविधान की बात करें तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि भारत के संविधान में आर्टिकल की संख्या फिर किस प्रकार से। देखो, कोई भी फैक्ट जब हम कहते हैं तो हमें उसको प्रूफ करना होता है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा संविधान वाला देश है, तो कैसे है? तो हमें बताना होता है कि इन देशों में संविधानों की संख्या है, आर्टिकलों की संख्या जो है वो इस प्रकार से है। अब भारत के मूल संविधान की अगर बात करें, अब मूल संविधान में आर्टिकल की संख्या आप लोगों को अगर पता है, मूल भारत का जो मूल संविधान है, मूल संविधान का मतलब वो होता है जो 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ है, जो आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया और पूर्णतया रूप से जिसको मैंने कहा कि लागू करने का कार्य 26 जनवरी 1950 को किया गया। जिस संविधान को अंगीकार करने की तिथि मैंने कहा है 26 नवंबर 1949, जो अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को, वो हमारा मूल संविधान कहा जाता है। तो अब उसमें अनुच्छेद की संख्या 395 थी। अब देखिए, आज भी संख्या जो है वो 395 है। गणना की दृष्टि से अगर बात करें तो आज आर्टिकल जो है वो कितने हो गए हैं? 465 के लगभग हो गए हैं। लेकिन ये 465 की संख्या आपको कहीं भी संविधान में नहीं मिलेगी। ये कभी 123 4 नंबर जुड़ गया, कभी 125 के साथ जुड़ गया, 125 का हो गया, कभी 129 का हो गया, कभी 134 का हो गया। मैंने कहा कि संख्या आज भी कितनी है? 395 है। उसके बाद में अगर हम भाग की बात करें, मूल संविधान में भाग कितने थे तो आपसे पूछा जा सकता है। 22 भाग थे। गणना की दृष्टि से भाग की संख्या आज कितनी हो गई है? 25। लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझे कि भाग जो है वो 25 हो गए हैं। भाग आज भी कितने हैं? हाँ, ये दोनों चीजें हटा दें क्योंकि ये आपको कंफ्यूज करेगी। आज भी मैंने कहा भाग 22 ही है। भाग 9 के साथ में क जोड़ दिया गया, भाग 9 के साथ में ख जोड़ दिया गया, लेकिन भाग की संख्या जो है संख्या 22 ही है। लेकिन मैंने कहा गणना की दृष्टि से देखेंगे तो भाग 25 होगी। मूल रूप से अगर अनुसूचियों की बात करें तो अनुसूची कितनी थी? 3 चीजें हैं। अनुसूची 8 थी और वर्तमान में कितनी हो गई? 12। और वर्तमान में ध्यान में रखें कि अनुसूची की संख्या भी कितनी हो गई है? 12। तो हम ये बात यहां पे लिखेंगे कि वर्तमान में अनुसूची जो है वो उनकी संख्या कितनी है? 12। आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि अनुसूची 9, अनुसूची 10, अनुसूची 11, अनुसूची 12, ये 4 जोड़ दी गई तो संख्या कितनी है? अनुसूचियों की संख्या बढ़ी है, बाकी संख्या किसी की भी नहीं बढ़ी है। अनुच्छेद की नहीं बढ़ी है, भाग की नहीं बढ़ी है, सिर्फ अगर अनुसूचियों को छोड़ दें। 9वीं अनुसूची आपको पता है कि पहले संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ी गई। जैसे अगर हम बात करें दूसरी स्क्रिप्ट पे, देखिए हम बात कर रहे हैं संविधान को लेकर। मैंने कहा कि संविधान में अनुच्छेद की संख्या जो है 395। ये मूल संविधान की बात थी। किसकी बात थी? मूल संविधान की। अगर मूल संविधान की बात करें अनुच्छेद 395 आज भी 395 ही है। अगर भाग की बात करें तो भाग 22 और अनुसूची की बात करें 8। और वर्तमान में अनुसूची की संख्या जो है वो बढ़ गई है, ध्यान में रखना। वर्तमान में अगर वर्तमान में बात करें तो इसकी संख्या कितनी हो गई? 12 हो गई, क्योंकि अनुसूचियां जो है वो बाद में जोड़ी गई हैं। 9वीं अनुसूची फर्स्ट संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें तो दूसरी अनुसूची 52वां संशोधन द्वारा जो दल बदल से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें 11वीं अनुसूची जो 73वां संविधान संशोधन जो पंचायती राज से संबंधित है।
किससे? पंचायती राज। और इसके बाद 12वीं अनुसूची की बात करें तो 74 संशोधन द्वारा जो नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो कुल मिला के आपसे पूछा जा सकता है, मैंने कहा कि गणना की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो आज आर्टिकल की संख्या 465 हो गई है, लेकिन अंतिम प्रविष्टि की बात करेंगे तो आज भी यही है। भाग की बात करें तो कुल भाग आज 25 है, लेकिन गणना की दृष्टि से यही करें। लेकिन अनुसूची की संख्या आपको पूछी जाए तो गणना की दृष्टि से 12 हो गई है। मूल संविधान में इसकी संख्या कितनी थी? 8 थी। तो इस प्रकार से हमारा भारत का संविधान एक तो लिखित है, मैंने कहा कि लिखित इसलिए है कि कुछ विशेष समयावधि में विशेष सदस्यों के द्वारा इसका निर्माण किया गया और उसको लिख दिया गया, तो ये क्या हो गया? लिखित हो गया, बिल्कुल लिखित है। मूल संविधान जो है वो आपको पता होना चाहिए कि लिखने का कार्य 2 प्रति में हुआ था। कितनी प्रति में लिखा गया था? 2 प्रति में। अब 2 प्रति की अगर बात करें तो एक तो हिंदी में, अंग्रेजी में लिखा गया और फिर हिंदी में लिखा गया। तो तीसरी प्रति ध्यान में रखें कि इसी इंग्लिश की एक छाया प्रति है। तो टोटल कितनी प्रतियां हो गई? 3 प्रतियां हो गई। 2 प्रति में लिखना और एक छाया प्रति इसकी निकाली तो 3 प्रति में। ठीक है, ये बात ध्यान में रखें। बेसिक है, वैसे इस प्रकार का क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा। अब अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा तथा दुर्गम और वकीलों का स्वर्ग है, इस प्रकार की बात किसके द्वारा की गई? आइवर जेनिंग्स के द्वारा। तो ये एक तथ्य कोटेशन याद रखें कि आइवर जेनिंग्स के अनुसार इस प्रकार से लिख लें, आइवर जेनिंग्स के अनुसार भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान। विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और दुर्गुण मतलब ऐसा है कि इस प्रकार का संविधान और आपको खोजने पर भी नहीं मिलेगा। तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान। और एक बात ध्यान में रखें, तथा संविधान सभा को, इन्होंने संविधान सभा के बारे में क्या कहा पता होगा आप लोगों को? संविधान सभा को इन्होंने वकीलों का स्वर्ग कहा है। अब वकीलों का स्वर्ग इसलिए कहा है, मैंने कहा कि वकीलों की संख्या जो है वो ज्यादा थी। दूसरी बात है, अगर संविधान को आप सामान्य पढ़ना चाहेंगे, चाहे हिंदी में पढ़ें चाहे भी इंग्लिश में पढ़ें, आपको संविधान पढ़ने में, मैंने कहा कि अगर कोई विद्यार्थी राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी नहीं है तो आप डायरेक्ट जब संविधान पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। उसकी भाषा जो है वो थोड़ी सी कठिन भाषा है, लीगल भाषा है, जो वकीलों को अच्छे से समझ में आती है। इसलिए ये कहा गया कि भारत का संविधान वकीलों का स्वर्ग है, वकीलों के द्वारा लिखा गया। आज भी अगर वकील साथ में नहीं हो तो संविधान की व्याख्या आम आदमी नहीं कर सकता है, न ही आम आदमी उसको समझ सकता है। तो आइवर जेनिंग्स के द्वारा भारतीय संविधान को क्या कहा गया? कहा गया कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान भी है और बड़ा होने के साथ साथ किस प्रकार का, मैंने कहा, संविधान है कि वकीलों का स्वर्ग है, दुर्गम है। तो ये बात हो गई किसकी? हाँ, इसके बाद में दूसरी बात अगर हम करें, दोनों बातें हो गई, एक विश्व का बड़ा और एक विश्व का लिखित संविधान। इसके बाद दूसरी बात यह है कि जो हमारा संविधान है वो कठोरता के साथ लचीलेपन का मिश्रण है। ये इस प्रकार की कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। मैंने कहा कि दूसरी विशेषता की अगर बात करें तो कठोरता के साथ लचीलेपन का मिश्रण। कठोरता के साथ लचीलेपन का मिश्रण। अब ये है संशोधन के आधार पे। देखिए, संविधान संशोधन के आधार पे 2 प्रकार का होता है।
एक तो होता है कठोर संविधान। किस प्रकार का? कठोर, जिसको हम कह सकते हैं कठोर संविधान का मतलब ये होता है जिसमें संशोधन करना आसान नहीं हो, सामान्य भाषा में, जिसमें संशोधन करना कठिन हो। जैसे अगर बात करें विश्व में, यूएसए जो है, अमेरिका का संविधान इस प्रकार का संविधान है। दूसरा होता है लचीलापन या फ्लेक्सिबल, जिसको हम कहते हैं, आसान कह सकते हैं, सरल कह सकते हैं। लचीलापन संविधान का क्या होता है? जिसमें संशोधन करना आसान हो, जिसमें संशोधन करना और इसमें एक बात ध्यान में रखें कि इसकी भाषा इस प्रकार की है, जैसे यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन का जो संविधान है वो लचीलेपन संविधान का, विश्व का सबसे लचीलापन संविधान कहा जाता है। देखिए, एक तो हम सामान्य कानून बनाते हैं। सामान्य कानून एक तो बनाने की प्रक्रिया होती है, दूसरी प्रोसेस होती है। हाँ, इतना अगर लिखा है तो हम इसको स्क्रिप्ट को बदल देते हैं। मैंने कहा कि देखिए, एक संविधान के अंदर सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रिया होती है। तो सामान्य एक तो कानून निर्माण होता है, सामान्य कानून निर्माण संविधान हमारे संविधान में भी होता है, और दूसरा काम किया जाता है संशोधन का। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। अगर संविधान को, हमारे संविधान को पढ़ेंगे तो सामान्य संसद की विधायी जो प्रक्रिया है वो अलग है, जिसमें साधारण कानून बनाए जाते हैं, जिसमें धन विधेयक से संबंधित कानून बनाए जाते हैं। दूसरा होता है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अब संशोधन की प्रक्रिया कुछ और भिन्न है। अब अगर हम बात करें कि संविधान में संशोधन की बात करें तो आर्टिकल 368 जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, और अगर हम सामान्य कानून निर्माण की बात करें तो ये अलग अलग है। जैसे केंद्र के लिए संसद बनाती है और राज्य के लिए अगर हम बात करें तो राज्य का विधानमंडल बनाता है। सबसे महत्वपूर्ण इसमें अंतर क्या होता है? देखिए, क्या अंतर ये होता है कि सामान्य जो कानून निर्माण की बात करते हैं ये साधारण बहुमत से बनता है। किससे? साधारण बहुमत चाहिए होता है। और साधारण बहुमत का मतलब ये है कि जो सदस्य, जो कुल सदस्यों की अपन कह सकते हैं कि उपस्थित जितने सदस्य हैं वो अगर उनका 50% कह दे तो साधारण बहुमत हो गया। लेकिन संशोधन की प्रक्रिया ध्यान में रखें कि विशेष बहुमत से होती है। विशेष बहुमत का मतलब यह है कि जो सदस्य उपस्थित हैं, मत दे रहे हैं, वो या तो उसका 2/3 होना चाहिए, नहीं तो कुल सदस्यों का 1/2 से प्लस होना चाहिए। ये विशेष बहुमत होता है। तो इनमें दोनों में फर्क होता है। अब कुछ ऐसे देश हैं जिनके अंदर साधारण कानून निर्माण, सामान्य कानून निर्माण उसी प्रकार से होते हैं जिस प्रकार से संशोधन होते हैं। जैसे ब्रिटेन का संविधान है, उसमें कानून भी साधारण से बनते हैं और संशोधन भी साधारण से होते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? संविधान लचीलापन हो गया, फ्लेक्सिबल हो गया, कि उसको जब चाहे तब। फ्लेक्सिबल का मतलब ये होता है कि जैसे रबड़ होता है, फ्लेक्सिबल होता है, उसको जैसे मोड़ना चाहे वैसे मुड़ जाता है। लेकिन कठोर का मतलब, जैसे मेरे हाथ में जो ये पेन है ये कठोर है, इसको मैं चाहूं वैसे मोड़ नहीं सकता हूं। इसका मतलब ये क्या हो गया? कठोर हो गया। अब कठोर के अंदर क्या होगा कि निर्माण करना तो साधारण बहुमत से हो सकता है, लेकिन संशोधन करना उसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। अब अगर हम बात करें यूएसए की, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें, तो वहां पे कानून बनाना भी विशेष बहुमत चाहिए और संशोधन में विशेष बहुमत चाहिए। तो वहां इसका मतलब उनका क्या हो गया? उनका मामला किस प्रकार का हो गया? कठोर ही हो गया। चाहे कानून बनाना ही कठोर है और संशोधन करना कठोर है। अगर ब्रिटेन की बात करें तो कानून बनाना भी साधारण है और संशोधन करना भी साधारण है। लेकिन हमने इन दोनों का मिश्रण कर दिया। हमने कठोरता के साथ लचीलेपन का मिश्रण किया। हमने कहा कि अगर संशोधन करना है तो विशेष बहुमत से कीजिए और कानून बनाना है तो साधारण बहुमत से बनाइए। तो इसलिए हमारी विशेषता किस प्रकार की हो गई? कठोरता के साथ लचीलेपन का मिश्रण। जब हम आर्टिकल पढ़ते हैं 368,
दो प्रकार की इसके अंदर विधियां दी गई हैं। इससे भी हमने थोड़ा और कठोर कर दिया। देखो ऐसा है कि कुछ हमारे अगर बात करें भारत के संविधान की बात करें तो भारत का जो संविधान है उसमें संशोधन कैसे होता है, आप इस बात को समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये विशेषता एक्चुअल में है क्या। भारत के संविधान में संशोधन करने की विधियां तीन है। तीन विधि है जिसके तहत भारत के संविधान को संशोधन किया जा सकता है। पहली विधि साधारण बहुमत। साधारण बहुमत, लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि ये पहली जो विधि मैं बता रहा हूं ये संशोधन की विधि, इसको हमने नहीं माना। हमने कहा कि ये तो कानून निर्माण की विधि हो जाएगी, तो इसको हमने साधारण बहुमत से कुछ भागों को संशोधित जिनको किया जा सकता है, ये आर्टिकल 368 का भाग हमने नहीं माना। तो एक तो इसको हटा दीजिए, ये आर्टिकल 368 में नहीं आता है साधारण बहुमत से जो कानून निर्माण की प्रक्रिया है। दूसरी है कि विशेष बहुमत से। दूसरा क्या है? विशेष बहुमत। और विशेष बहुमत आर्टिकल 368 के अंदर स्पष्ट तौर पर इसका उल्लेख मिलता है। तो ये पहली विधि हो गई 368 की। 368 में दो विधियां है, ध्यान में रखना, तीन विधियां नहीं है। कई जगह दिया हुआ आर्टिकल 368 बात करता है तीन प्रकार की विधियों की, मैंने कहा नहीं करता है। आर्टिकल 368 में विधि की संख्या कितनी है, ध्यान में रखना। संशोधन की विधि दो है, ध्यान में रखना। कहीं पर भी तीन लिखा है तो उसको काट के कितना कर दें, दो कर दें। अब तीसरी और हो गई, मैंने कहा तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा कहता है कि विशेष बहुमत तो चाहिए आपको, और विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों का विधानमंडल का समर्थन भी, अनुमोदन भी आवश्यक है। तो विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन, आधे राज्यों की विधानमंडल की अनुमति चाहिए। यह बहुत कठिन हो गया। यहां तक तो ठीक था। 2/3 विशेष बहुमत का मतलब यह होता है कि उपस्थित जो सदस्य हैं, कुल वोट देने वाले जो सदस्य हैं उनका 2/3, नहीं तो कुल सदस्य संख्या जिसका जो है उसका 50% से अधिक। और तीसरी विधि की बात करें तो ये 368 का हिस्सा है। तो दो विधियां तो 368 का हिस्सा हो गई, और पहली विधि मैंने कहा 368 का हिस्सा नहीं है, इसलिए 368 में विधियों की संख्या कितनी हो गई विद्यार्थियों? दो संख्या हो गई। पहली विशेष बहुमत, दूसरी विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की विधानमंडल। तो इसका मतलब संशोधन को हमने थोड़ा कठिन कर दिया। एक तो संशोधन इसको विशेष बहुमत वाले को थोड़ा कठिन किया, और तीसरी विधि को तो और भी ज्यादा कठिन कर दिया। एक तो विशेष बहुमत लेके आओ, विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की विधानमंडल का अनुसमर्थन लेके आओ। अब इतना तो लाना बहुत मुश्किल होता है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं संविधान की जिनको परिवर्तित करना, संशोधित करना बहुत ज्यादा कठिन है, और कुछ ऐसी है जिनको करना थोड़ा कठिन है, और कुछ ऐसी है जिनको करना बिल्कुल आसान है। अब तीनों का वर्गीकरण अलग अलग है। वर्गीकरण हालांकि संविधान में नहीं किया गया, लेकिन ऐसे बता दिया गया कि साधारण बहुमत से क्या बातें हो सकती हैं, विशेष से क्या हो सकती हैं, विशेष प्लस आधे से अधिक राज्यों के समर्थन से क्या हो सकती हैं। तो इस प्रकार से आर्टिकल 368 ने भारत के संविधान को साधारण भी किया है और कठिन भी कर दिया है। कुछ विधियों को बहुत ज्यादा कठिनाई से उसको हम परिवर्तित कर सकते हैं, कुछ को आसानी से कर सकते हैं। तब हमारी विशेषता क्या हो गई? विशेषता हो गई कठोरता के साथ लचीलेपन का मिश्रण। अब इतनी बात हम इसमें पढ़ेंगे बस। मैंने कहा कि भारत का संविधान जो है वो कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से कठोरता है संविधान में, किस प्रकार से लचीलापन है। लचीला संविधान वो होता है जिसको आसानी से बदल सकते हैं, कठोर वो होता है जिसको आसानी से नहीं बदल सकते हैं। हमने दोनों रास्ता नहीं अपनाया, हमने बीच वाला रास्ता अपनाया कि कुछ भागों को हम आसानी से बदल सकते हैं, लेकिन संविधान के कुछ भागों को हम आसानी से न बदलकर कठोरता से बदल सकते हैं। तो दोनों का हमने क्या कर दिया? मिश्रण कर दिया। आर्टिकल 368 जब संसद पढ़ेंगे तो हम उसमें थोड़ा और इसको विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ संविधान की विशेषताओं में हमें इतना ही पढ़ने की आवश्यकता है। इसके बाद में एक विशेषता संविधान की इस प्रकार से विशेषता है कि हमारे यहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था को हमने अपनाया है। तो संसदीय शासन व्यवस्था क्यों अपनाई? दूसरी क्या व्यवस्था हो सकती है? तो देखिए, संसदीय
इन चीजों को आपको कॉन्सेप्चुअल अच्छे से याद होना चाहिए। व्यवस्था वाला संविधान। संविधान बात करता है कि देश की शासन व्यवस्था किस प्रकार की हो, संसदीय शासन व्यवस्था हो। देखिए शासन व्यवस्था जो होती है दो प्रकार की होती है। एक तो शासन व्यवस्था होती है अध्यक्षात्मक और एक होती है संस्थात्मक। और अध्यक्षात्मक, जैसे हम अमेरिका की अगर बात करें, संयुक्त राज्य अमेरिका, तो यूएसए की सरकार जो है वो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वाली है। और ब्रिटेन की अगर शासन प्रणाली की बात करें तो वहां की शासन प्रणाली किस प्रकार की है, संस्थात्मक शासन प्रणाली है। इसी संस्थात्मक शासन प्रणाली का दूसरा नाम होता है, इसे हम क्या कह सकते हैं, वेस्टमिंस्टर कह सकते हैं, वेस्टमिंस्टर शासन पद्धति। और इसी का दूसरा नाम है प्रधानमंत्रीय सरकार। मैंने कहा कि इसी का दूसरा नाम है प्रधानमंत्री सरकार कह सकते हैं, हम इसको वेस्टमिंस्टर शासन पद्धति कह सकते हैं, हम इसको संसदीय शासन व्यवस्था वाला। वेस्टमिंस्टर एक ब्रिटेन के अंदर एक शहर का नाम है जहां ये शासन व्यवस्था जो है पनपी है, इसलिए इसको वेस्टमिंस्टर कहते हैं। तो संसदीय शासन व्यवस्था अपनाने का मुख्य जो कारण था वो ये था कि हमारे यहाँ पर ब्रिटिश सरकार का शासन था और हमारे जो उस समय के नेतृत्व करता थे वो लंबे समय थे संसदीय शासन व्यवस्था से वाकिफ थे। तो उन्हें भी ठीक लगा कि ये पद्धति थोड़ी अच्छी है, भारत के अनुकूल भी है और भारत में अच्छे से इसका प्रयोग काफी समय से हो रहा है, तो आगे भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो देखिए विशेषता क्या होती है, संसदीय शासन व्यवस्था किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख क्या विशेषताएं होती हैं जो हमारे शासन में हमें देखने को मिलती है। अगर आप लोग गौर करें कि हमारी शासन व्यवस्था की किस किस प्रकार की विशेषताएं, देखिए पहली बात कि हमारे यहाँ पर वास्तविक और नाम मात्र की दो प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है। पहली बात क्या है कि वास्तविक व नाम मात्र की कार्यपालिका। भारत में कार्यपालिका जो है वो दो प्रकार की है, एक तो वास्तविक कार्यपालिका है, दूसरी नाम मात्र की है। अगर हम बात करें कि हमारे यहाँ पर वास्तविक कार्यपालिका में कौन आता है और नाम मात्र की में कौन आता है, तो वास्तविक में आपको प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, और अगर नाम मात्र की बात करें तो नाम मात्र में राष्ट्रपति। संविधान सारी शक्तियां किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। लेकिन धरातल पर अगर वास्तविक तौर पे अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति की तुलना में प्रधानमंत्री के पास में ज्यादा शक्तियां होती हैं। सारा आप कोई न्यूज चैनल देख लें, आप सोशल मीडिया देख लें, आप कोई न्यूज़पेपर देख लें, आपको सिर्फ प्रधानमंत्री की बातें मिलेगी कि प्रधानमंत्री ने ये कहा, प्रधानमंत्री ने ये कहा, प्रधानमंत्री के द्वारा ये घोषणा की गई, ये घोषणा की गई। तो इसका मतलब धरातल पर जो शक्तिशाली वास्तव में शक्तियां किसके पास में है, प्रधानमंत्री के पास में है। संविधान के अनुसार किसके पास में है, राष्ट्रपति के पास में। तो हमारे यहाँ पर दो कार्यपालिका हुई। जबकि अमेरिका के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, अमेरिका की शासन व्यवस्था को देखेंगे तो वहां पे एक ही व्यक्ति होता है, वन मैन आर्मी, राष्ट्रपति। अमेरिका में किसी प्रकार का प्रधानमंत्री नहीं है, किसी प्रकार की कोई नाम मात्र की शक्ति नहीं है। राष्ट्राध्यक्ष इसको बना दिया गया हमने, लेकिन शक्तियां प्रधानमंत्री को दे दी गई। ब्रिटेन में इसी प्रकार का काम चलता है, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री काम वास्तव में करता है, लेकिन राष्ट्राध्यक्ष की बात करें तो वहां की महारानी होती है, महाराजा जो भी होगा वो होगा, महारानी काम करती है। नहीं तो सम्राट होगा तो सम्राट करेगा, वो होगा। लेकिन कहा तो उसको जाएगा प्रमुख, लेकिन सच्चे अर्थ में अगर देखें तो प्रधानमंत्री काम करता है। तो यहाँ पर संसदीय शासन में दो प्रकार की कार्यपालिका पहली बात पाई जाती है, एक तो वास्तविक कार्यपालिका, दूसरी नाम मात्र की कार्यपालिका हमारे यहाँ पर हमें मिलती है। दूसरी बात है कि बहुमत जिसको मिलेगा, बहुमत प्राप्त दल, बहुमत प्राप्त दल सत्ता में रहेगा। दूसरी बात, सत्ता में कौन रहेगा, जिसके पास में स्पष्ट बहुमत प्राप्त होगा। जैसे ही बहुमत हटेगा सरकार गिर जाएगी। और हमारे यहाँ पर ऐसा ही होता है। जब मैंने कहा कि लोकसभा में अगर केंद्र की बात करें और राज्य में बात करें तो विधानसभा में जैसे ही बहुमत समाप्त होता है सरकार गिर जाती है।
लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वाले देश अगर हम बात करें अमेरिका की, तो वहां पे सरकार नहीं गिरती है। 4 साल के लिए सरकार चुनते हैं राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष होता है। हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री काम करता है वही वहां पे काम कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब 4 साल से पहले किसी भी स्थिति में अगर बहुमत कम हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, राष्ट्रपति को नहीं हटाया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि निम्न सदन वहां का, जिस प्रकार हमारे यहाँ लोकसभा होता है, वहां पे प्रतिनिधि सभा है, उसमें संख्या जो है उनकी कम हो जाती है, अल्पमत में आ जाता है राष्ट्रपति, लेकिन वो निर्धारित निश्चित कार्यकाल जो है वो 4 वर्ष पूर्ण करता है। लेकिन हमारे यहाँ पर सिर्फ सत्ता जो है, सत्ता कब तक किस पे रहती है? बहुमत पे। जैसे ही बहुमत हटा, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देगा, प्रधानमंत्री त्याग पत्र देगा, प्रधानमंत्री को हटा दिया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन बहुमत के प्रति ही रहती है। तीसरी बात कि हमारी जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका का मतलब प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद, वो विधायिका के प्रति, व्यवस्थापिका जिसको हम कहते हैं, जिसको हम संसद कहते हैं, संसद का निम्न सदन लोकसभा, उसके प्रति संयुक्त रूप से जवाबदेही होती है, जिम्मेदारी होती है। तो ऐसा संस्थात्मक शासन व्यवस्था में जवाबदेही वाली बात होती है। अध्यक्षात्मक में ऐसा जवाबदेहीता नहीं होती है। राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वाला देश है, उसका राष्ट्रपति किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है, चाहे बहुमत रहे चाहे नहीं रहे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री की, मैंने कहा, मंत्री परिषद जो है वो सामूहिक रूप से अगर बात करें तो लोकसभा के प्रति, संसद के निम्न सदन के प्रति, व्यवस्थापिका के निम्न सदन के प्रति जिम्मेदार है। तो तीसरी बात इसमें हो गई कि कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक जवाबदेह होना। ठीक है, तीसरी बात होगी कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से जवाबदेह होना। और जवाबदेही तब तक, मैंने कहा कि जब तक बहुमत है तब तक काम करते हैं, और बहुमत नहीं होता है तो सरकार अपने आप गिर जाती है। तीसरी बात देखिए कि कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं, ये व्यवस्थापिका के सदस्य होना अनिवार्य है। कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य होना जरूरी। अब हमारे यहाँ क्या है कि कार्यपालिका का सदस्य है का मतलब होता है कि प्रधानमंत्री या जो मंत्री वही व्यक्ति बनेगा जो संसद के निम्न या उच्च सदन का सदस्य होना चाहिए। अब हालांकि इसमें एक बात हमने रख ली है कि किसी व्यक्ति को मंत्री या प्रधानमंत्री हम बना सकते हैं यदि वो 6 माह के अंदर, यदि संसद का सदस्य नहीं है और 6 माह में अगर सदस्यता लेकर आता है तो उस व्यक्ति को भी बनाया जा सकता है। उसमें ऐसा नहीं है कि उसको नहीं बना सकते हैं। प्रधानमंत्री भी ऐसे व्यक्ति को बना सकते हैं जो संसद का सदस्य नहीं है, लेकिन पहली शर्त है कि 6 माह के अंदर चाहे निम्न सदन या उस सदन की सदस्यता उसको ग्रहण करना आवश्यक है, अन्यथा उसका पद जो है वो रिक्त माना जाएगा 6 माह के बाद में। लेकिन अब अमेरिका में देखिए अध्यक्षात्मक शासन, अमेरिका की बात में बार बार इसलिए कर रहा हूं कि वहां अध्यक्षात्मक शासन है, हमारी जस्ट अपोजिट सरकार है। तो अध्यक्षात्मक में क्या होता है कि राष्ट्रपति जो होता है उसके मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं, उसका संसद का, पार्लियामेंट वहां की जो है, जिसको कांग्रेस कहते हैं, पार्लियामेंट का मेंबर होना आवश्यक नहीं है। न 6 माह में सदस्यता लेनी होती है, न होना आवश्यक होता है, न होते हैं। राष्ट्रपति को कार्य में सलाह देने वाली जो उसकी मंत्रिमंडल होती है, उसकी मंत्री परिषद होती है, जिसको सचिव हालांकि कहते हैं, हम मंत्री कहते हैं, वो सचिव कहते हैं। नामों में कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज जो है वो डिफरेंस होती है। लेकिन वहां पे मैंने कहा कि सदस्य होना आवश्यक नहीं है, लेकिन हमने क्या कर दिया कि हमने कहा कि नहीं, कार्यपालिका के वही सदस्य होंगे जो व्यवस्थापिका के सदस्य हैं, और नहीं है तो 6 माह में सदस्यता लेके आओ, नहीं सदस्यता लेकर आ पा रहे हो तो सदस्यता तुम्हारी जो है वो समाप्त हो जाएगी। चौथी बात है कि संस्थात्मक शासन में क्या होता है कि प्रधानमंत्री सरकार का नेतृत्व करता है, लेकिन अध्यक्षात्मक में नेतृत्व जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। हमारे यहाँ पे क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है। और हमारे यहाँ मैंने कहा कि बहुमत अगर नहीं है तो संसद का जो निचला सदन होता है, संसद का जो निम्न सदन होता है, उसका विघटन किया जा सकता है।
तो यहां पर निम्न सदन का विघटन हो सकता है, और विघटन का मतलब यह है सरकार का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। ऐसी शासन व्यवस्था में एक बात लिख दें कि अनिश्चित सरकार होती है। यहां पे लिख देते हैं सरकार का कार्यकाल अनिश्चित होता है, कोई निश्चित नहीं है। 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है, लेकिन 5 वर्ष से पहले कभी भी सरकार को गिराया जा सकता है। सरकार 15 दिन में गिर सकती है, 10 दिन में गिर सकती है, 7 दिन में गिर सकती है, सरकार 5 वर्ष भी पूरा कर सकती है। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में ऐसा नहीं होता। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में अगर एक बार सरकार बन गई तो आप समझिए कि वो 5 साल तो पूरे करेगी, 5 साल के बाद ही सरकार परिवर्तित होगी। हमने ये शासन प्रणाली कहां से अपनाई इस प्रकार की, तो ध्यान में रखें कि हमारी शासन प्रणाली जो है वो ब्रिटिश से हमने गृहीत की है, ब्रिटेन के संविधान से। यहां पे लिख लेता हूं मैं, ब्रिटेन के संविधान से गृहीत है, ठीक है। संस्थात्मक शासन प्रणाली, क्योंकि मैंने कहा कि हमारा नेतृत्व तो इस शासन पद्धति से वाकिफ था। हमें एक ऐसी सरकार चाहिए थी, क्योंकि भारत जब आजाद हुआ तो भारत की ऐसी परिस्थितियां थी कि हमें जवाबदेह सरकार की जरूरत थी, ताकि विकास के प्रति, लोगों के प्रति, लोगों के जन कल्याण के प्रति एक ऐसी जिम्मेदार सरकार हम बना सके। और जिम्मेदार सरकार बनानी थी तो अध्यक्षात्मक में नहीं थी। तो अनुकूल परिस्थितियां हमारी कैसी थी, संसदीय शासन प्रणाली की जो विशेषताएं हैं वो हमारे देश के लिए अनुकूल थी, और हमने उसी को ही गृहीत किया। ब्रिटेन, मैंने कहा कि यहाँ शासन कर रहा था, ब्रिटेन में संस्थात्मक शासन प्रणाली का सबसे अच्छा उदाहरण ब्रिटेन है, और ब्रिटेन से हमने शासन प्रणाली को ग्रहण किया। तो आज इस प्रकार से हम कुछ मुख्य विशेषताओं की बात कर रहे थे, आज इतना ही पढ़ेंगे। कल अगली क्लास में हम बाकी चीजों की बात करेंगे, संविधान की अन्य विशेषताओं की बात कल अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों।